हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ भूमेश अग्रवाल। अब हम मैं लेके आई हूँ आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 यानी ट्रिग्नोमेट्री की अगली वीडियो। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का आगे का सीखते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे मैंने दो फिगर बना रखी हैं। इसे नाम दे देते हैं ए, इसे नाम दे देते हैं बी। क्या आप इन फिगर में कुछ अंतर कर पा रहे हैं? ध्यानपूर्वक देखिए, इन दोनों ही फिगर में बेस सेम है। मतलब पहले वाले का बेस ए बी, दूसरे का ए सी और तीसरे का ए डी। ए बी ए सी ए डी इसी तरह से इंक्रीज हो रहा है जैसे ये हो रहा है इंक्रीज। ये निशान राइट एंगल ट्रायंगल का होता है, आपको पता होगी सब। इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल का निशान होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि इनका जो एंगल का पॉइंट है ये भी दोनों में कॉमन है, ए दोनों फिगर में। लेकिन इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर ये है कि इसमें ट्रायंगल ए डी ई के लिए जो एंगल है उसका नाम है θ3। मैंने इसे θ3 नाम दिया है। जबकि ट्रायंगल ए एफ सी के लिए एंगल का नाम है θ2। और तीसरा ट्रायंगल ए जी बी के लिए θ3। पहले वाले के लिए ए ई डी के लिए θ1 जो ब्लैक कलर से दिखाया है, ब्लैक कलर से। दूसरे वाले के लिए θ2 और तीसरे वाले के लिए θ3। यानी कि तीनों के एंगल अलग अलग हैं। तीनों का जो हमने कॉमन एंगल लिया है वो वास्तव में अलग अलग है। वो वास्तव में तीन एंगल हैं, θ1 θ2 θ3। किंतु इसमें थीटा तीनों का एक ही है। एंगल ए जी बी के लिए भी थीटा, एंगल ए एफ सी के लिए भी थीटा, एंगल ए ई डी के लिए भी थीटा। ओके। अब ये मैंने बनाया क्यों? इसमें हमें समझना क्या है? इसमें हमें ये समझना है कि यहाँ पे तो एक ही पर्सन अलग अलग एंगल से एक ही ऊंचाई की अलग अलग चीज़ें देख रहा है ना। एक ही ऊंचाई है उसकी, एच मान ली हमने ऊंचाई। या फिर मान लो पहले एक बैलून यहाँ पे था, फिर वो उड़ के यहाँ पे आ गया, फिर उड़ के यहाँ पे आ गया। उन्होंने तीन सिचुएशन देखी एक ही बैलून की, पर तीनों में एंगल अलग अलग हो गया, क्योंकि वो लगातार उड़ के आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। पर यहाँ पे वो एक ही जगह खड़ा है। पहले उसने मान लिया ये एक बिल्डिंग है, पहले उसने उसके पहले अपार्टमेंट को देखा, फिर इसी पॉइंट से उसने उसके दूसरे अपार्टमेंट को देखा, और फिर उसी पॉइंट से उसने उसके तीसरे अपार्टमेंट को देखा। ओके। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है उसका देखने का वो एक ही है, थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें सीखना है, उस पे आ जाते हैं मुद्दे पे। इस वाली फिगर को लेंगे हम, बी को। प्रीवियस क्लास में आप पढ़ के आए हैं, यहाँ पे हमने देखा कि ये पहला ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, तीसरा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल थीटा है। ओके। इस वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला 90 है और ये वाला यही है थीटा, और इसके लिए भी ये 90 है थीटा। यानी कि इन तीनों ट्रायंगल के दो एंगल सेम हो गए, एक तो 90 और दूसरा थीटा। क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, इसलिए जब दो सेम हैं तो ये तीसरे भी सेम हैं, ये तीसरे एंगल भी सेम हैं। समझ में आई बात? ओके। इसे हम थीटा डैश मान लेते हैं, डैश। इसे डैश कहते हैं मैथ में ऊपर, थीटा डैश भी सेम है। यानी कि थीटा तो कॉमन है ही और थीटा डैश भी सेम है दोनों सबके। इसे 2 डैश मान लो, इसे 3 डैश मान लो, और ये 90 डिग्री का तो है ही तीनों में एक एक। यानी कि तीन एंगल सेम हो गए। यानी इसमें थ्योरम लग गई, एंगल इक्वल एंगल इक्वल एंगल, यानी एंगल एंगल एंगल। ठीक है। लेकिन साइड सेम नहीं है, ये हमें दिख रहा है।
तो ऐसे ट्रायंगल जिनके तीनों एंगल सेम हो पर साइड सेम नहीं हो इन्हें कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल, ये आप लेसन 6 में पढ़े हैं इसी क्लास में। सिमिलर ट्रायंगल क्या कहते हैं? सिमिलर, जिनके एंगल सेम होते हैं लेकिन साइड सेम होनी जरूरी नहीं है, तीनों एंगल सेम होंगे और वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगली बात जो खास है, जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो सिमिलर ट्रायंगल का रूल कहता है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी। कैसी होंगी? प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड इनकी प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि मान ली हमने कोई भी दो साइड ले ली, जैसे हमने ले ली, ये ले ली DE इसकी हाइट है, परपेंडिकुलर है क्योंकि अपोजिट साइड हो गई ना थीटा की। थीटा की अपोजिट साइड हो गई है DE अपॉन हाइपोटेनस EA। प्रोपोर्शनल का मतलब है इनका रेशियो एक दूसरे के इक्वल। दूसरे ट्रायंगल के लिए हो गई हाइट FC और हाइपोटेनस हो गई FA, और तीसरे ट्रायंगल के लिए हो गई GB और हाइपोटेनस हो गई GA। ये करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो गई सिमिलर ट्रायंगल रूल से, यानी इनका रेशियो सेम, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि DE इसकी हाइट है यानी परपेंडिकुलर है और DA इसका EA इसका हाइपोटेनस है। ऐसी FC इसकी हाइट है और FA इसका हाइपोटेनस है। ऐसी GB इसकी हाइट है और GA इस वाले का हाइपोटेनस है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो है। और हमें पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को कहते हैं साइन, और ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा बराबर DE अपॉन EA बराबर FC अपॉन FA बराबर GB अपॉन GA, यानी कि एंगल सेम होने पे, एंगल सेम, एक ही एंगल सेम थीटा, एंगल सेम होने पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं ये भी सेम रहते हैं। भले ही हाइट यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस किस लेंथ अलग अलग हो, लेकिन जब एंगल सेम है तो रेशो सेम रहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये हाइट यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस सेम रहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि रेशो सेम रहते हैं। रेशो, इनको सेम होने और इनके रेशियो के सेम होने में अंतर है। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 1/2 इक्वल 2/4। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं, लेकिन ये रेशियो सेम है। क्यों? क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसीलिए ये रिड्यूस करने पे 1/2 बन गया, इसलिए। ठीक ऐसे ही जब एंगल सेम होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल होता है यानी कि, तो उनकी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के अलग अलग होने पर भी उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहते हैं। जैसे साइन थीटा सेम है, ऐसे कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब भी हम निकाल सकते हैं। और ये थ्योरम याद रखनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे क्वेश्चंस में काम आएगी, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि व्हेन इन डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल्स corresponding angles are same होते हैं, then their trigonometric को मैं छोटा लिख रहा हूँ, रेशियो आर ऑल्सो सेम, वे भी सेम होते हैं। वेदर चाहे देयर साइड्स आर डिफर इन लेंथ, उनकी साइड्स डिफर हो लेंथ में,
समझ में आया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हमेशा सेम होते हैं, भले ही साइड अलग अलग हो लेंथ में, लेकिन जब हम उन्हें ऊपर नीचे रखेंगे तो उनका रेशियो सेम बैठेगा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम ही बैठेगा सेम एंगल के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे एक्सरसाइज में, हमें एंगल दे देंगे और ऐसी फिगर दे देंगे और उसमें केवल एक ही ट्रायंगल की साइड दे सकते हैं, या 2 ट्रायंगल की साइड दे दी, एंगल पूछ लिया, या एंगल दे दिया साइड पूछ लिया, बाकियों का भी एक का देके। ओके, तो उस कंडीशन में हमें काम आएगी थ्योरम। ये थ्योरम जरूर याद रखिएगा। ये मैंने केवल इसलिए बनाई है कि आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में ये अंतर है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू, एंगल ऑफ व्यू एक ही है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 अलग अलग है। यहाँ पे 3 अलग अलग एंगल है, यहाँ पे एक ही एंगल है ना। और यहाँ पे बेस और हाइट अलग अलग है, हाइपोटेनस एक ही है। यहाँ पे बेस और हाइपोटेनस अलग अलग है, हाइट एक ही है, सिमिलर है। हमें ये वाला थ्योरम सीखनी थी। ये केवल मैंने इसलिए बनाई बच्चे कंफ्यूज ना हो कि इन तीनों में अंतर क्या है। ठीक है, वैसा हाइपोटेनस भी यहाँ पे अलग अलग है, इसकी है केवल, इसकी है, इसकी है, सेम नहीं है। ओके, तो ये थ्योरम याद रखिएगा। मैं फिर बताया कि जब डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम होते हैं, भले ही उनकी साइड अलग अलग हो लेंथ में। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। अभी इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे हम, तब पता लगेगी कैसे काम आएंगे। अब इसके बाद हम आगे सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के न्यूमेरिकल्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए। एक पॉइंट और है जो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, नाम रख दिया इसका ABC। ठीक है, नाम इसका रख दिया हमने ABC। ये इसकी हाइपोटेनस हो गई, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया और ये इसका बेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये दे देंगे एक एंगल थीटा, और सबसे पहली बात आप ये याद रखना कि जो हाइपोटेनस होता है ये बिगेस्ट होती है, इन तीनों साइड में बिगेस्ट। पाइथागोरस थ्योरम में भी हमने पीछे पढ़ी है कि इसका इन दोनों का परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा बड़ी होती है। पहली बात, हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन लिखने की बजाय हम इसका साइन बना लेते हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, इसलिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और कोस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब चूंकि हाइपोटेनस हमेशा इन दोनों से बड़ी है, यानी कि ये 2 है तो ये 5 होगी, ये 3 है तो ये भी 5 या 4 या कुछ भी होगी। ठीक है, तो जब हम 5 से 2 को या 5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर डेसिमल में आएगा, यानी कि साइन एंड कोस की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी या फिर 1 के इक्वल होगी, ये याद रखिएगा। फिर देख लीजिए कि मान लीजिए मैंने कहा हाइपोटेनस हमारी 3 है और परपेंडिकुलर 1 है, तो इससे इसे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.3। या बेस 1 है, हाइपोटेनस 3 है तो भी 0.3। हर स्थिति में हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, इसलिए साइन और कोस की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, क्योंकि आंसर हमेशा डेसिमल में आएगा। इसलिए साइन और कोस हमेशा 1 से कम होते हैं या फिर 1 के इक्वल हो सकते हैं, पर कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते।
ये कुछ बातें हैं प्रैक्टिकल जो ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगी। ठीक है, अब एक बात आखिरी बस इस वाली थ्योरम की, फिर हम इसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे कि मान लिया हमें उन्होंने परपेंडिकुलर दे दी, क्या दे दी परपेंडिकुलर, उन्होंने हमें 3 दे दी, 3 और बेस दे दी उन्होंने 4 क्वेश्चन में। ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। अब हम एक क्वेश्चन सीख रहे हैं करना, क्वेश्चन करना सीख रहे हैं। अब हम एक क्वेश्चन करना सीख रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि इसकी परपेंडिकुलर 3 है और इसका बेस 4 है। उल्टा भी मान सकते हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में। इसे 4 कर लो, इसे 3 कर लो, अंतर कुछ नहीं है, ये केवल मैंने वैसे ही कर दिया है। अब भी पूछ रहे हैं कि हमें इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ, इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें बताओ। ठीक है, क्या हम बता सकते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि ये दोनों दे दी, हाइपोटेनस बताओ, साइन थीटा की वैल्यू बताओ, कोस थीटा की बताओ। मैं यहाँ पे एक बार में ही सारे बताना सिखा रहा हूँ, जिससे एक ही क्वेश्चन में सारा काम हो जाए। यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम होती है, सब हमें पता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल हाइपोटेनस। ठीक है, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ हम पीछे क्लास 8 में एक वर्ड और पढ़ के आए हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट मतलब जिसमें तीन का ग्रुप मतलब एक परपेंडिकुलर, एक बेस, एक हाइट, एक परपेंडिकुलर, एक बेस, एक हाइट। कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं जो सीधे सीधे हमें याद हो तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, हमें बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, करेंगे भी पेपर में दिखाने के लिए तो कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें विश्वास होगा कि हाँ ये तो इस तरह से फटाफट हो जाएगा। पहले मैं आपको ये निकालना सिखाऊंगा और उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा पाइथागोरन ट्रिपलेट के जो आपको याद होने चाहिए। चूँकि इनमें स्क्वायर का भी यूज होता है इसलिए हमें कुछ स्क्वायर भी याद होने चाहिए, तो वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। ओके, पहले मैं आपको ये निकालना सिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे सोल्व होएगा। हमने देखा ये 3 है, ये 4 है, हमने फॉर्मूला लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस इक्वल अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16 इक्वल अंडर रूट 25, और 25 होता है 5 का, यानी कि हमारी हाइपोटेनस जो है वो क्या आ गई, मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, वो आ गई हमारी 5। बस अब क्या दिक्कत है, अब तो कुछ भी पूछ लो हमसे। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये हो गया 4/5। कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया हमारा 3/5। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया 4/3। कोट थीटा इसका उल्टा हो गया 3/4, दिमाग ही नहीं लगाना, उल्टा कर दो बस। सेक थीटा इसका उल्टा हो गया 5/3, और कोसेक थीटा साइन का उल्टा हो गया 5/4। आप एक बात यहाँ पे नोट कीजिए कि कोसेक थीटा और सेक थीटा में हाइपोटेनस ऊपर आ रहा है और हाइपोटेनस होता है बड़ा, इसलिए कोसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, इनकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है या 1 के इक्वल। जैसे भी हमने पीछे देखा था साइन और कोस की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है 1 के इक्वल, ऐसे कोसेक और सेक की थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। कोसेक एंड सेक की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है या फिर 1 के इक्वल। हमने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया। कितने मिनट लगी उंगलियों पे? 2 मिनट बस, और उंगलियों पे हो गया क्वेश्चन।
ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ओके, अब हम आ जाते हैं जो मैं बता रहा था, कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट हमें याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं हमें? पाइथागोरन ट्रिपलेट। इनसे हमें बहुत फ़ायदा होगा क्वेश्चन करते वक्त, बहुत। सबसे पहला 3 4 5, दूसरा है 6 8 10, तीसरा है 12 13, चौथा है 7 24 25, पांचवा है 5 12 13, सॉरी 17 है 8 वाला, 8 12 17। अगला है 20 21 29। अगर हमें इनमें से कोई भी दो फिगर दिखेंगी क्वेश्चन में, इनमें से कोई सी भी, हर ग्रुप में की कोई से दो, तो तीसरी तो हम अपने आप पहचान लेंगे जब हमें ये याद होगी, और फिर निकालना भी आसान रहेगा, क्वेश्चन को सोल्व करना भी बहुत आसान रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। अगला है 12 35 37, 14 48 50, 16 63 65 एंड 18 80 82। बस 10 आपको याद रखनी है। 10 भी याद ना रखो तो कम से कम ये शुरू की 5 तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, जो बार बार आएंगी। शुरू की 5 और उसके बाद की भी 5 याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। कभी कभी बच्चे भूल भी जाते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला में 8th में पढ़ के आए थे, 2m m² + 1 m² - 1। ठीक है, 2m स्मॉलेस्ट साइड थी, m² 1 उससे बड़ी और m² + 1 सबसे बड़ी, यानी कि ये तो हाइपोटेनस हो गई फिर। और 2m और m² - 1 बेस पर परपेंडिकुलर में से कोई सा भी हो सकता है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला केवल वहाँ लगता है जहाँ पे पहला नंबर इवन है, जैसे ये बाकी सब जगह नहीं लगता जहाँ पे पहला नंबर इवन नहीं है, यानी सबसे छोटा नंबर इवन नहीं है, वहाँ पे वाला फॉर्मूला नहीं चलता। ये केवल उन जगह चलता है जहाँ सबसे छोटा नंबर इवन है। जैसे मैंने मान लिया 2m = 6 का 2m, तो m क्या हो गया 6/2 यानी कि 3, और m² - 1 क्या हो गया 3 का स्क्वायर, 9 में से एक गया 8, और m² + 1 3 का स्क्वायर 9 में 1 जोड़ा 10। इस तरह से निकालनी आसान है। ठीक है, ऐसे ही 8, अगर 2m = 8 है तो सॉरी यहाँ पे 15 है। 2m = 8 है तो m बराबर हो गया 4, और m² - 1 m², 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 में से एक गया 15, 16 में एक जोड़ा 17। ठीक है, इस वाले के लिए नहीं है ये रूल, सॉरी, इसके लिए है 12 का हाफ हो गया 6, 6 के स्क्वायर में एक घटा है 35, एक जोड़ा 37, 14 का हाफ हो गया 7, 7 के स्क्वायर में एक घटा है 48 और एक जोड़ा 50, 49 यानी कि 49 में एक जोड़ा, 16 का हाफ हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64 में 1 घटा है 63 और 1 जोड़ा 65, क्योंकि एक जोड़ना है एक घटाना है। 18 का हाफ हो गया 9, 9 के स्क्वायर में 1 घटा है 81 और 1 जोड़ा 82। इस तरह से कुछ है पाइथागोरन ट्रिपलेट, इस फॉर्मूले से भी याद हो सकते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है नहीं हो रहे हमें याद, तो फिर भैया स्क्वायर याद करो। स्क्वायर याद होने बहुत ज़रूरी है और टेबल याद होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेबल तो बचपन से सब कहते हैं। मैं इस डायग्राम को रफ करता हूँ ज़रा। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं तो 5 तो शुरू की याद कर लो, 3 4 5 6 8 10 8 15 17 7 24 25 5 12 13। फिर भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, कुछ
स्क्वायर जरूर याद होने चाहिए आपको। इसके लिए कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, मैथ में कैलकुलेशन की गलती होती है। 2 का तो सबको ही पता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, मान लिया आप पे 3 और 4 है, आपको 5 नहीं याद, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 तुरंत रख के आपने 25 देख लिया 5 का है, बस आपको सीधे पता लग गया ये 5 है। तीसरी हाइपोटेनस यहाँ पे 5 है, और फिर सारे रेशो आप निकाल देंगे। इसलिए स्क्वायर याद रखने बहुत ज़रूरी है। 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का तो सबको ही पता है, 10 वाले जितने भी होते हैं बस 0 का डबल कर दो 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। ओके, ये सब जरूर याद रखिए। जरा मैं रफ कर रहा हूँ। अब ये मैं 1-2 प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ। जैसे 5 का 25 है और 12 का 144 है, इन्हें ऐड करा तो 169 आया, 13 का, और यहाँ पे ये बात प्रूफ हो रही है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से सही है सब, हम इन्हें चेक भी कर सकते हैं। ये इसलिए काम आएंगी। मान लिया मैं बेस परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेनस निकल जाएगा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर दिया, बेस कोई सी भी दो दिए, तीसरी इजीली निकल जाएगी, फिर हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं इजीली। क्वेश्चन में हम घबराने की नहीं है बिल्कुल भी, और ये याद नहीं होगी तो घबरा जाएंगे कि ये क्या आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये कैसे सोल्व करें। सीधे क्वेश्चन पे इसलिए नहीं पहुंचता मैं कि पहले बेसिक तो बच्चा सीख ले तभी तो क्वेश्चन करेगा। ये टेबल उतार लेना। 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर तो बहुत आसान है, 2 का कर दो 4 और 2 जीरो लगा दो 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484। ठीक है, ये जरूर याद होनी चाहिए। अभी 1-2 देखो ज़रा। 23 का स्क्वायर कर लेते हैं, 23 × 69 किलो 80 लगा 6, 23 दूनी 46 और 6 52, 529, और 24 का तो बहुत आसान है 576, और 26 का उससे भी आसान है, इसमें 100 ऐड कर दो 676। बस ये दो ऐसे हैं स्क्वायर जिनके बीच का डिफरेंस 100 है, और 25 का तो सबको पता है 625। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, ये टेबल आप उतार लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको 2 बातें और बता रहा हूँ कि मान लिया आपको स्क्वायर करना है किसी ऐसी फिगर का जिसकी आखिरी डिजिट 5 है, या आप एर्थ में पढ़ के आएंगे, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कभी कभी करना पड़ जाता है, जैसे अभी 35 वाला आया था पीछे एग्जाम्पल, 12, 35, 37, और आप 12 और 35 तो आपको दे रखा है, 37 याद नहीं आ रहा, तो 35 का स्क्वायर कैसे करेंगे? जब भी किसी ऐसी फिगर जिसकी आखिरी डिजिट 5 हो, इसका स्क्वायर करना हो तो पहले 5 का स्क्वायर लिख दो 25, और फिर 3 की मल्टीप्लाई इससे अगली फिगर में कर दो, 3 4 जा 12, मतलब आगे वाले नंबर की मल्टीप्लाई उससे अगले वाले नंबर में कर दो, यानी 3 की मल्टीप्लाई 4 में कर दी, 3 4 जा 12, इसका आंसर हो गया 1225। मान लिया मैंने 65 लिया, क्योंकि एक एग्जाम्पल में 65 भी है, 16, 63, 65, तो 5 5 जा 25, और 6 की मल्टीप्लाई से अगले नंबर 7 में कर दी, 6 7 जा 42, तो आंसर हो गया 4225। ये इसका स्क्वायर हो गया, बस और कुछ नहीं करना मैं। ठीक है, अब मैं आपको नॉन 5 वाले नंबर की वो बताता हूँ कैसे करते हैं स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले इस नंबर की इसी में मल्टीप्लाई करी, 7 की 7 में 49 आया, तो हमने 9 लिख दिया और 4 कैरी कर लिया। ठीक है, अब 7 की 2 में करो, 7 2 जा 14। ठीक है, अब 2 की 7 में करो, 2 7 जा भी 14, 14 को जोड़ दो 28, 28 में 4 जोड़ लो 32 की 2, 3 कैरी।
अब 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 729 इसका आंसर हो गया। समझ में आई? एक बार और बताता हूँ। सबसे पहले हमने आखिरी वाले पहले डिजिट की इसी में मल्टीप्लाई करी, 49 का 9 लिख लिया, 4 कैरी कर लिया। फिर हमने इसकी इसी में मल्टीप्लाई करी, 7 2 जा 14। फिर हमने इसकी इसी में करी, 2 7 जा 14। यानी कि एक तरह से भी कह सकते हो इसकी इसमें करी और उसका डबल कर दिया, 14 2 जा 28। और फिर उसमें ये कैरी ऐड कर दिया, 32 हो गया 4 कैरी करके। अब 3 कैरी कर लिया हमने एक बार फिर, और 2 की 2 में करी, अब 2 2 जा 4 और उसमें 3 ऐड कर दिया, 729। ये मल्टीप्लाई का शॉर्टकट है केवल, और कुछ नहीं। पर इससे फ़ायदा हमारा आंसर आ जाता है इजीली। हम 29 का देख लेते हैं। 9 9 जा 81 की 1 8 कैरी, 9 2 जा 18, 18 का डबल कर दो 36, 36 में 8 जोड़ दो 44 की 4 कैरी 4, 2 2 जा 4 और 4 8, 841 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको स्क्वायर करने भी सिखा दिया क्योंकि ये बहुत काम आएंगे इसमें। पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है ना इस चैप्टर में, इसीलिए। चलिए इन्हें रफ करते हैं और आगे के क्वेश्चन सीखते हैं हम जरा कि क्वेश्चन कैसे होंगे। मैं अब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लूँगा, आप ही की बुक के, एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी बुक सबके लिए कंपलसरी है स्कूल्स में, इसीलिए, और अच्छी भी है। अगर इनसे ध्यान से पढ़ा जाए तो ये बुक्स अच्छी भी हैं बहुत। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतार लीजिए, पर याद ज़रूर कर लीजिए। इनके बिना गाड़ी नहीं चलती मैथ में। और मैथ की कैलकुलेशन को बढ़िया करने का, मैथ में इंटरेस्ट जगाने का एक यही तरीका है कि हम ये सब सीखें। इसका मैं एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूँ। अब एग्जाम्पल 1 में इन्होंने कहा है, क्या कहा है, tan A बराबर, या फिर tan थीटा भी कह सकते हैं, कुछ भी कह दो, 4/3। tan A 4/3 दिया इन्होंने, तो बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बतानी है हमें। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। चाहे एक बार आप करके देखिए कोशिश। सबसे पहले में पता होनी चाहिए, हमें फिगर बनाने की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी फिगर बना लेते तो आसानी हो जाती है। कोई बात नहीं, हमने एक फिगर बना ली। यहाँ पे हमने एंगल ले लिया क्योंकि tan A की बात हो रही है, ये राइट एंगल है, इसे BC कह दिया। ये कह रहे हैं tan A बराबर 4/3। अब tan क्या होता है ये याद होना चाहिए, बस tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वाला एंगल की बात हो रही है तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया ये और बेस हो गया ये, यानी कि ये वाली वैल्यू हो गई 4 और ये वाली वैल्यू हो गई 3, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर 4/3 पहले से ही क्वेश्चन में दिया है। tan A बराबर 4/3, और जब tan A P/B है तो 4/3 तो वहीं का वहीं है। समझ में आई बात? बस मैंने tan A की जगह P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस रख दिया, बाकी 4/3 ऐसे का ऐसे उतार दिया। यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 4 और बेस की हो गई 3। अब बाकी रेशियो निकालने के लिए हमें हाइपोटेनस भी चाहिए। अब हाइपोटेनस निकालने का एक ही तरीका होता है, पाइथागोरस थ्योरम। वैसे तो आपको, क्योंकि आप 10th में पेपर में तो करना ही पड़ेगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस, 16 + 9 बराबर हाइपोटेनस, 25 बराबर हाइपोटेनस। ठीक है, लेकिन अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और क्योंकि 10th क्लास कोई छोटी क्लास नहीं है, आप 11th में आएंगे इसके बाद और फिर कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो आपको ये याद होना चाहिए जो अभी पीछे बताया था ट्रिपलेट, 3 4 5 का ट्रिपलेट, कि बेस 3 है और एक दूसरा परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइट हमेशा हाइपोटेनस ऑटोमेटिक ही 5 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 5। बस अब क्या दिक्कत है, अब तो फटाफट निकाल दो। साइन ये होता है, पता होनी चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हो गया 4/5। कोस ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हो गया 3/5। कोट ये होता है 1/10 है तो 3/4। सेक ये होता है 1/cos है तो 5/3, और कोसेक ये होता है 1/sin है तो 5/4। या ये भी कह सकते हो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 5/4,
कोई अंतर नहीं है। हो गया क्वेश्चन। कितनी देर लगी? 2 सेकंड क्वेश्चन में लगी नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल समझा दिया, एक बार आप देख लीजिए ध्यानपूर्वक। अब मैं अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल करा दूंगा और फिर एक्सरसाइज आप कर लेना। बहुत आसान है, कुछ नहीं एक्सरसाइज में, पर मैं पहले एग्जाम्पल करा देता हूँ। ओके, रफ कर दूँ? दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, एक ट्रायंगल दिया है। थर्ड एग्जाम्पल है ये, सेकंड अभी कराऊंगा। पर इसमें हाइपोटेनस इन्होंने 29 दिया, बेस इन्होंने 21 दिया है और परपेंडिकुलर हमें निकालना है। नाम इन्होंने दिया इसे ABC। ठीक है, इसमें इन्होंने ये कहा है, पहला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, और दूसरा इन्होंने इसमें कहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत? नो। हमें पता है हाइपोटेनस 29 है, बेस 21 है। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं ये वाला ट्रिपलेट, यानी कि हमारा परपेंडिकुलर हो गया 20। अभी हम पीछे पढ़ के आए ट्रिपलेट 20, 21 और 29 का, और आपको निकालना पड़ेगा, तो आप निकाल लेना। 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल, बता देता हूँ पूरा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बराबर अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया 29 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो गया 21 का स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर अभी पीछे लिखवाए हैं, 841 माइनस 441, और ये हो गया इक्वल अंडर रूट 400, और ये हो गया इक्वल 20। बस पीछे याद भी कराया है, याद होगा तो इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पढ़ने की, फटाफट लिख दोगे मेरी तरह। और नहीं याद होगा तो पहले इसका स्क्वायर करोगे मैथ कैलकुलेशन, फिर इसका करोगे, फिर माइनस करोगे, फिर उसका निकालोगे, पता होगी तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, बस अब क्या दिक्कत है? ये हमारा निकल गया। जब ये निकल गया तो साइन क्या हो गया हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको भी याद हो जाए। ये हो गया हमारी 20 अभी आई है, ये हो गया 20 अपॉन 29, और कोस क्या हो गया हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया हमारा 21 अपॉन 29। ठीक है, ओके। अब हम इनकी वैल्यू निकाल देते हैं। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई? पहले वाला ले रहे हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे 20 है। ठीक है, 21 का भी पीछे पढ़ाया है 441, 29 का भी पढ़ाया 841, 20 का भी पढ़ाया 400, और इसका फिर से 841। ऐड करना तो आपको आता होगा, डिनोमिनेटर तो ऐड नहीं होते जब सेम होते हैं, लाइक फ्रैक्शन है, बस न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। इन्हें ऐड करेंगे 841 अपॉन 841 हो गया, 1 जा हो गया, इक्वल 1 आंसर आ गया। बस सीधी सी बात, सबको दिख रहा है कि इन्हें ऐड करने पे 841 आएगा, इन्हें तो करने की जरूरत भी नहीं ऐड। ठीक है, एक आगे समझ में पार्ट, इसे मैं रफ कर रहा हूँ जरा। दूसरा पार्ट है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई बात नहीं, ऐसी की ऐसी वैल्यू रख दी हमने सीधा, 441 माइनस 841 वो अपॉन, और 400 माइनस 841, आंसर हो गया 41 अपॉन 841। बस यही आंसर है। ठीक है, समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता ट्रिग्नोमेट्री आपको मुश्किल लगेगी, हुआ लगेगी। बच्चों का खेल, बच्चों का खेल है ट्रिग्नोमेट्री, कोई हुआ नहीं है, बच्चों का खेल है, बच्चों का बाएं हाथ का, उंगलियों पे होती है, उंगलियों पे।
और मज़ेदार है क्योंकि डेली लाइफ में इसका यूज है। ठीक है, अब हम अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें इन्होंने एक ट्रायंगल बनाया है इस तरह से, राइट एंगल का, ABC से नाम दिया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि tan A बराबर 1 है, tan A बराबर 1 है। A का है, ये है A, तो ये वाला एंगल के लिए इन्होंने कहा है tan A बराबर 1 है। तो ये कह रहे हैं जब tan A बराबर 1 है तो 2 sin A cos A बराबर 1 होगा, 2 sin A cos A बराबर 1 होगा। इस बात को प्रूफ करो, प्रूफ करो इस बात को। कोई बात नहीं, प्रूफ कर देंगे, क्या दिक्कत है, हमें बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये। tan क्या होता है, सबको पता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब ये वाला एंगल है, परपेंडिकुलर बताया था, अपोजिट साइड होती है यानी परपेंडिकुलर हो गई, और एडजेसेंट साइड बेस होती है यानी कि बेस हो गई। ठीक है, इक्वल 1 है। tan A बराबर P अपॉन B बराबर 1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर बराबर बेस हो गया। इसे हम इधर लिया है रूल से, ये तो आपको पता ही है अलजेब्रा के रूल, P इक्वल 1 इंटू B यानी P इक्वल B यानी परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक है, मैंने इन्हें कह दिया x, मैंने इन दोनों को क्या नाम दे दिया, x नाम दे दिया। x मत दो, 1 मान लो, 1 मान लो, x की जगह 1 मान लो, बहुत आसान हो जाएगा और कोई गलती नहीं कर सकता इसे। परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे के बराबर है और मैंने इन्हें 1 मान लिया। हालांकि आपके एनसीईआरटी में से k माना गया है, k का मतलब है एक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, हम इसे 1 से ही सोल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाइपोटेनस निकाल लेते हैं अब हम, हाइपोटेनस क्यों, साइन और कोस के लिए हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए होती है ना, इसलिए हाइपोटेनस हो गया अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमने इन्हें 1 मान लिया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 1 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 2, यानी हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2। ठीक है, क्या आ गई, अंडर रूट 2 आ गई, कोई बात नहीं। अब हम निकाल लेंगे साइन, पहले साइन ए, साइन ए की वैल्यू, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया 1 अपॉन रूट 2। और अब निकालेंगे कोस ए की वैल्यू, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया 1 अपॉन रूट 2, ये भी क्योंकि बेस परपेंडिकुलर सेम है। अब हम इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे क्वेश्चन में, 2 साइन ए कोस ए बराबर 1 हमें प्रूफ करना है, इसलिए हम 1 लिख नहीं रहे। अब हमने 2 को ऐसे लिख दिया, साइन ए की वैल्यू रखी 1 अपॉन रूट 2 और इसकी भी वैल्यू रखी 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे जैसे 5 5 जा 25 होता है, 3 3 जा 9 होता है, ऐसे ही रूट टू की मल्टीप्लाई होती है 2। ओके, जब दो नंबर एक से अंडर रूट में हैं और उनकी मल्टीप्लाई होगी तो वही नंबर मिल जाता है हमें, यानी अंडर रूट टू की मल्टीप्लाई करके आंसर मिलेगा 2। इसे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ जरा, ये हो गया 2 इंटू 1 1 जा 1 और रूट टू की मल्टीप्लाई हुई तो 2 बन गया, ये 2 से 2 कट गया, आंसर हो गया 1। और यही ने पूछा है 1, हो गया प्रूफ, 2 साइन ए कोस ए की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मुझे देख रहे हैं कि ऐसे उंगलियों पर कराए हैं, ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। मैं रफ कर रहा हूँ, आगे का बताना है। अगर आपको लगे तेज है, थोड़ा है, तो रिपीट कर लीजिएगा प्लीज़, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो, है ना। अब इन्होंने अगला क्वेश्चन क्या दिया, एग्जाम्पल अगला, मैं एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूँ, अक्सर बच्चे एग्जाम्पल छोड़ देते हैं।
और एग्जाम्पल करने से हमारी जो बेसिक है चैप्टर की वो क्लियर हो जाती है। फिर बच्चे एक्सरसाइज अपने आप करें, ऐसा नहीं। और आप कहेंगे कमेंट में तो मैं एक्सरसाइज भी करा दूंगा, जो सा क्वेश्चन आप कहेंगे कमेंट कर दीजिएगा मुझे। इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो। यहाँ पे इन्होंने ट्रायंगल OPQ दिया है, जो पी पर राइट एंगल है। OP की वैल्यू इन्होंने 7 दी है, और इसके अलावा इन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया है, OQ माइनस PQ इक्वल 1। OQ यानी ये माइनस PQ इक्वल 1, ठीक है। 1 सेंटीमीटर भी लिखा है आगे, लिख दो कोई बात नहीं, सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं ये कि साइन Q और कोस Q की वैल्यू बताओ हमें, यानी इस वाले एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, साइन Q और कोस Q। जब इस वाले एंगल की बात हो रही है तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई, हाइपोटेनस तो ये है ही हमेशा, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली लाइन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सीधे, हमें परपेंडिकुलर पता है लेकिन बेस और हाइट नहीं पता, पर हमें बेस और हाइट, वो हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन पता है कि हाइपोटेनस माइनस बेस इक्वल 1 है ना, यानी कि हाइपोटेनस इक्वल बेस प्लस 1 है, यानी हाइपोटेनस बेस से केवल 1 ज़्यादा है। वैसे तो हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, पीछे एक ट्रिपलेट लिखवाई थी 7, 24, 25। अच्छा, यहाँ पे 24 और 25 में भी 1 का ही डिफरेंस है। बेस 24 है तो हाइपोटेनस 25 हो गया और परपेंडिकुलर 7 हो गया, बात प्रूफ हो गई, यानी कि 24 है 25 है, ठीक है। ये हमें पता लग गई, लेकिन हम प्रूफ कर देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी 10th स्टैंडर्ड है तो हमें उसी तरह से सोल्व करना है। फॉर्मूला लगाओ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस की वैल्यू रख दो बेस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये देख कर कुछ याद आया, मैंने बेस प्लस 1 का होल स्क्वायर रखा है, ये देख के कुछ याद आया, ये एक फॉर्मूला है, छोटी क्लास में आप खूब पढ़ के आए हुए, प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ओके। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर ए हो गया हमारे यहाँ पे बेस का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 इंटू बी इंटू 1, यानी हो गया बेस का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस वाले बेस के स्क्वायर को इधर लिया है, बी के स्क्वायर को माइनस में हो गया क्योंकि यहाँ प्लस में है, इक्वल 1 प्लस 2b, इससे कट गया। जब दो एक से नंबर प्लस माइनस में होते हैं तो आपस में कट जाते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 2b, ठीक है। अब यहाँ पे हम परपेंडिकुलर की वैल्यू रख देंगे, ये दे रखी 7 का स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 2b, 7 का स्क्वायर हो गया 49 बराबर 1 प्लस 2b, और 49 1 को इधर लेंगे -1 इक्वल 2b, और 2b इक्वल हो गया 48, और b इक्वल हो गया 48/2, b इक्वल हो गया 24, b इसकी वैल्यू आ गई 24। जब ये 24 है तो ये तो 25 हो गया, क्यों इससे, क्योंकि हाइपोटेनस इक्वल 24 प्लस 1 25, ठीक है। तो हमने ये निकालना भी सीख लिया। समझ में आई आपको इससे इतनी बात सबसे पहले।
इसे सोल्व करना आ गया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये कट गए, फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दी, 1 इधर आके माइनस हो गया, 2 इधर जाके इसे डिवाइड कर दिया, 24 आंसर आ गया और ये 25 हो गया। अब हम जरा इसे रफ कर लेते हैं। अब सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या है, साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू। कोई बात नहीं, 1 मिनट का काम भी नहीं है ये तो। साइन क्यू हो गया परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस 7/25 और कोस क्यू हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस 24/25। ठीक है, ओके, बस इसमें क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिए हैं, बहुत मेहनत लगी है। ट्रिग्नोमेट्री को मजे के साथ करिए, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने ऊपर एक और एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 2। वो मैंने हालांकि आपको अभी बता दिया थ्योरम के रूप में, लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूँ, इसलिए मैं इसे आखिरी में बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 2, यहाँ इन्होंने 2 ट्रायंगल बनाए, एक तो ये और एक इससे भी बड़ा। ये एक ट्रायंगल को इन्होंने नाम दिया ABC और दूसरे को इन्होंने नाम दिया PQR। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं B इक्वल Q है, एंगल B इक्वल एंगल Q है। ये तो आपको पता ही होगी एंगल का निशान है, और ये एक्यूट एंगल है, ये तो सबको पता है भैया। राइट एंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है, बाकी दोनों एक्यूट होते हैं। ये कह रहे हैं साइन B इक्वल साइन Q है। दूसरी बात, साइन B इक्वल साइन Q है, ये इन्होंने दूसरी बात कही है। ओ सॉरी, इन्होंने ये तो कही है कि साइन B इक्वल साइन Q है, ये हमें प्रूफ करना है। एंगल B इक्वल एंगल Q, एंगल B एंगल Q के बराबर है, ये प्रूफ करना है। इन्होंने केवल दिया है साइन B इक्वल साइन Q। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था पीछे, जो मैंने थ्योरम पढ़ाई थी इस वीडियो के शुरू में, कि जब सेम एंगल होते हैं, सारे एंगल सेम होते हैं, तो उनकी जो साइड होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं एक दूसरे के। साइड का जो साइड होती है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड, वो प्रोपोर्शनल होती हैं एक दूसरे के, है ना। और इसलिए उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम रहते हैं। बस इसी को उल्टा चलेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री रेशो से हम ऊपर को चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशो सेम होते हैं, साइड प्रोपोर्शनल हो गई, साइड प्रोपोर्शनल हो गई तो एंगल सेम हो गए, इसलिए भी इक्वल Q हो गया। बस इसमें और कुछ नया नहीं है, इन्होंने उस थ्योरम को केवल उल्टा करके दे दिया। पहले इन्होंने उसे सीधा करके बताया और फिर उन्होंने इसे ही उल्टा करके क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं साइन B और साइन Q से हम इसे कैसे देख करेंगे। साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साइन तो हमारा साइन B क्या हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं। साइन B हो गया हमारा ये वाला एंगल है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ही हो गया, हाइपोटेनस ही हो गया AC अपॉन AB। ओके, और साइन Q हो गया हमारा ये वाला एंगल है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ही हो गया अपोजिट। ये बार बार काम आ रही है वही थ्योरम, शुरू की बेसिक वाली बात जो बताई थी। ये हाइपोटेनस ही हो गया PR अपॉन PQ। ठीक है, अब इन्होंने कहा साइन A बराबर साइन B, तो AC अपॉन AB बराबर हो गया PR अपॉन PQ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे इधर ले जाते हैं और इसे नीचे ले आते हैं। इसे हम यहाँ ले जाएंगे और इसे नीचे ले आएंगे, डिवीजन में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, पर AC अपॉन PR और AB अपॉन PQ। अब क्या फ़ायदा हुआ, ये करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो हो गए असल में।
ए सी और पी आर करस्पॉन्डिंग साइड है, और ए बी और पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड है। ये वाली साइड, इस वाले एंगल की दोनों साइड नीचे आ गई, इसकी दोनों ऊपर आ गई। ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत है, तभी तो हम इसे सोल्व कर पाएंगे। हमने इनको किसके इक्वल मान लिया? के मतलब किसी भी नंबर के, कि इनका रेशियो के इक्वल है। के कांस्टेंट हमने कोई सा भी नंबर मान लिया कि भाई उसके इक्वल है, ठीक है। अब हमें बेस की वैल्यू निकालनी है। काहे की बेस, जब तीनों साइड हम सेम प्रूफ करेंगे तभी तो सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ होंगे, और जब सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ होंगे तभी तो एंगल सेम प्रूफ होंगे। इसलिए हमें तीसरी साइड भी चाहिए, ठीक है। अब हम तीसरी साइड के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। पहले बी सी वाले के लिए लगाते हैं, इस वाले ट्रायंगल के लिए। बी सी इक्वल हो गया अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ये तो समझ में आई होगी बात। बेस का स्क्वायर इक्वल अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से हुआ ये, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हो गया अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये इसी फॉर्मूले से हुआ है। हाइपोटेनस की वैल्यू रख दी ए बी, और परपेंडिकुलर की रख दी ए सी, बेस की रख दी बी सी, ठीक है। ऐसे इसका देख लो, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर बराबर अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हम इन्हें एक सी टर्म में चेंज कर लेंगे, ए बी ए सी को भी पी क्यू पी आर की टर्म में चेंज कर लेंगे, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। क्योंकि सोल्व करने के लिए एक सी टर्म होनी बहुत ज़रूरी है। एक सी टर्म के बिना सोल्व नहीं होते हैं क्वेश्चन मैथ में। एक सी कैसे? मान लिया हम केवल इस वाले पोर्शन पे ध्यान दें, तो ए बी अपॉन पी क्यू, कल के वो हो गया क्यू के, तो ए बी इक्वल हो गया के मल्टीप्लाई पी क्यू, ठीक है। और हम इसे रफ कर दें, केवल इस वाले पोर्शन पे ध्यान दें, इस पे। तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल हो गया के, इसलिए ए सी हो गया के मल्टीप्लाई पी आर। यानी कि हमें ए बी की वैल्यू प्राप्त हो गई के मल्टीप्लाई पी क्यू, और ए सी की वैल्यू प्राप्त हो गई के मल्टीप्लाई पी आर। बस अब इन्हें रख दो अंदर। बी सी इक्वल अंडर रूट ए बी की वैल्यू रखी के मल्टीप्लाई पी क्यू का स्क्वायर, तो ये हो गया के का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, माइनस के मल्टीप्लाई पी आर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया के का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई में इसलिए ए प्लस बी वाला फॉर्मूला मत लगा देना, वो प्लस वाले साइन पे लगता है। इक्वल अंडर रूट के स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। के स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा केवल के, क्योंकि इसके स्क्वायर का इसके अंडर रूट कट जाएगा, और अंदर बचेगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। बी सी आया है के, बी सी इक्वल के पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और क्यू आर पहले से ही है, यही क्यू आर की पहले से यही वैल्यू है, केवल के का अंतर है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, इसे रफ कर दो। अब हमने देखा कि बी सी हो गया हमारा के अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और अपोन में लिख लिया हमने क्यू आर को, यानी इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, अपोन अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे के अपोन में रख ली, बी सी अपोन क्यू आर, दोनों के बेस थे ना, वो डायग्राम रफ कर दिया मैंने जगह की वजह से।
बस BC अपॉन QR हो गया इक्वल K, क्योंकि से कट गया सेम है, ऊपर नीचे वाला सेम है तो कट गया। ये दोनों का रेशियो भी K के बराबर है और इन दोनों का रेशियो भी K के बराबर है। इससे ये साफ हो गया कि AC अपॉन PR बराबर AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर K, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड हैं ये प्रोपोर्शनल हैं। क्या है? ये प्रोपोर्शनल हैं। इन तीनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, आप फिगर में देख लेना जो बनाई होगी आपने, मुझे जगह की वजह से रफ करनी पड़ी है। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी उनका रेशियो सेम है K के बराबर। और जब ऐसा होता है तो ऐसे ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। कैसे ट्रायंगल होते हैं? सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल के एंगल सेम होते हैं, एंगल सेम होते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन में पूछा था वो बात सही हो गई कि एंगल B इक्वल एंगल Q, क्योंकि सारे एंगल सेम होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। और B और Q भी करस्पॉन्डिंग की थी, याद हो अगर, इस तरह से बने हुए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होते हैं, प्रोपोर्शनल नहीं होते, सेम होते हैं, बल्कि सीधा करस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए भी इक्वल Q। तो ये आप खुद प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा आप भी कोशिश करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। इससे आगे की अगली वीडियो में करेंगे तैयारी ट्रिग्नोमेट्री की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।